अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुबैर राशिद। तो वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम में आज हम मौजूद हैं और आज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और शोबिस इंडस्ट्री की एक बड़ी खूबरू अदाकारा जिनके हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की बड़ी मकबूल तरीन एक फ़िल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा अपना किरदार निभाया है। और रिचो का जो किरदार था बड़ा खूबसूरत सा एक किरदार था, जो कि बिल्कुल शुरुआत में जो है उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसके बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट में जो रक्स पेश किया, तो यकीनन जिन जिन अफराद ने द लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म देखी होगी तो उन्होंने उस अदाकारा के जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके उस रक्स को, उनकी अदाकारी को यकीनन देखा भी होगा और खूब महसूस भी हुए होंगे। इसके अलावा ना कि सिर्फ वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा बनकर हमारे सामने आई है, बल्कि पाकिस्तानी शोबेस इंडस्ट्री का भी एक अपना ही एक मुकाम रखती हैं, अपना ही एक नाम रखती हैं। तो अदाकारा साइमा बलोच इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, आपसे उनकी बात कराते हैं। साइमा, आपको वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साइमा, मुझे ये बताएं, आप तो ईद का चांद हो ही नहीं है, कहाँ गायब हैं इतने अरसे से? द लेजेंड ऑफ मौला जट, उसके बाद फिर सुपर पंजाबी, क्या चल रहा है मामला आजकल? आजकल आपको पता है कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू मूवीज़, तो वो फिल्म के चक्कर में आई हैव नेवर डन ड्रामाज एंड ऑल। तो अभी मैं सोचा ही है कि मैं ड्रामा में काम करना शुरू करती हूँ। तो आई एम डूइंग वन प्रोजेक्ट फ्रॉम पीटीवी का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ अभी। वो मेरा फर्स्ट ड्रामा होगा, यू गाइस कैन से दैट, और बहुत जल्द वो ऑन एयर हो जाएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। यकीनन देखने को भी मिलेगा। अच्छा, मुझे बताएं, द लेजेंड ऑफ मौला जट, ये फिल्म क्या आपकी पहली फिल्म थी या इससे कबल भी आपने फिल्मों में काम किया था? द लेजेंड ऑफ मौला जट मेरी थर्ड फिल्म थी। ओके, द फर्स्ट वन वाज हिजरत, उसके बाद मैंने किया बेताबियाँ, द थर्ड वन इज़ द लेजेंड ऑफ मौला जट, देन सुपर पंजाबी। ज़बरदस्त। अच्छा, द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की मकबूल तरीन फिल्मों में इसका शुमार होता है, और ना कि सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी फिल्म, बहुत म्यारी फिल्म, बल्कि इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो इंटरनेशनली इस फिल्म को भी रिकग्नाइज़ किया जाता है। द लेजेंड ऑफ मौला जट में काम करना, उसमें अदाकारी करना ही एक हुनर है और एक बहुत किस्मत वाला काम है। तो मुझे बताएं कि ये ऑफ़र आपके पास कब आए और आप द लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म के लिए कैसे तैयार हुए? ये सवाल अच्छा सवाल है। बेसिकली ये चीज़ें ना यूनिवर्सल होती हैं, सही है। मैंने अपनी एनर्जी हमेशा सेव करके रखी थी, बचा के रखी थी कि मैं फ़िल्म्स करूँगी, बट एवरीबडी वाज लाइक कि पाकिस्तान में तो फिल्म्स बनते ही नहीं हैं, आप किन चक्करों में बैठी हुई हैं, सोच रही हैं कि हाँ मैं फ़िल्म करूँगी, कुछ ऐसा करूँगी जो मतलब हिस्ट्री ब्रेक हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। दैट वाज समथिंग मैं बहुत अरसे से सोच रही थी जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया। आई लव डांस, तो ड्रामों में डांस होता नहीं था, तो ये मेरी एक अपनी पर्सनल चॉइस थी कि मैं फ़िल्मों में काम करूं, क्योंकि फ़िल्मों में यू हैव द मार्जिन टू परफॉर्म एंड डांस, यू नो। तो ये सोच आपकी है तो ही वो चीज़ आपको, आप किस्मत कह दें, नसीब कह दें, या आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन कह दें, आप क्रिएशन कह दें। बिकॉज रज्जो वॉज द कैरेक्टर जो उनको 4 साल से नहीं मिल रहा था, तो मेरी क्रिएशन हो चुकी थी, बस मुझे वहाँ पे पहुँचना था। तो मेरी एनर्जी ही उस लेवल की है, जहाँ जैसी आपकी एनर्जी होती है ना, आपको काम वैसा मिलता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। पहुँची कैसी थी? कॉल से पहुँची थी, जैसे ऑडिशन की कॉल। मतलब अप्रोच करना ही तो एक बड़ा मुश्किल होता है ना। देखिए, वही आपसे, उन्होंने आपको अप्रोच किया या आपने उनको अप्रोच किया? उन्होंने किया, मैं तो घर पे बैठी हुई थी। वो रज्जो कुछ ऐसी चीज़ थी जो 4 साल से दे वर फाइंडिंग रज्जो द कैरेक्टर, ओके, एंड आई वाज द पर्सन कि मैं बैठी हुई कि नहीं मैं फ़िल्म करूँगी। तो ये वही बात है कि एक यूनिवर्सल चीज़ है, वहाँ से यूनिवर्स ने उनको रोका हुआ था, यू कैन से कि अल्लाह ने उनको रोका हुआ था। वो चीज़ मेरी ही थी। वो कहते हैं जो चीज़ आपके नसीब में है वो 2 पहाड़ों के बीच में भी हो तो फिर वो आपको मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। तो मतलब आप समझते हैं कि आपकी कामयाबी का अगर राज है तो वो द फिल्म मौला जट फिल्म जो है, आप उसको अपनी कामयाबी समझती हैं? मेरी कामयाबी तो सबसे पहला मेरा काम था जो मैंने इंडस्ट्री में किया था, ठीक है। मेरी कामयाबी मेरे हिसाब से वहीं से शुरू हुई भी थी। अब ये चीज़ हिट हो गई जिसमें मेरी परफॉर्मेंस नज़र आ गई, दैट इज़ समथिंग एल्स, बट इंटरनली आई एम लाइक
वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि हाँ इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, जितने भी लोग हैं उस फिल्म में। तो वही वाली बात है कि मेरी एनर्जी ऑलरेडी अच्छा, वो जो एक रक्स था, हाँ, वो उस रक्स को निभाने में कितना वक्त लगा, उसकी प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगा था? वो और मैंने सुना है कि जब शूट्स के दौरान आप खुद बड़ा इन्वॉल्व भी हो जाया करती थी जब आप उसकी रिहर्सल कर रही होती थी, तो क्या मामला था वो? this is what I do, because I want to be a director in my future inshallah. तो this is something built up inside me. तो वो हमें कम से कम लगभग कोई लगे थे कोई 27 से 28 दिन उसको क्रिएट करने में, उस परफॉर्मेंस को। पहले वो कुछ किसी और तरीके से करना चाह रहे थे, क्योंकि वो एक म्यूज़िक था जिसमें आपको सिर्फ अपनी फील को डिफ़ाइन करना है, अपनी एनर्जी से लोगों को बताना है दैट व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो दैट वाज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि गाना एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप लिपसिंग से, एक्सप्रेशन से कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो उसमें मुझे अपनी इनपुट डालनी पड़ी, क्योंकि वो अगर मैं अपने सोल से या रूह से नहीं करती उस चीज़ को, तो वो एक टिपिकल चीज़ हो जाती जो रोज़मर्रा की फिल्मों में हमारे यहाँ देखा जाता है। तो दैट वाज नॉट समथिंग लाइक दैट, दैट टुक अस 27 days टू क्रिएट दैट थिंग। या मी एंड माई कोरियोग्राफर डिड दैट। रेहान बशीर ने मुझे कोरियोग्राफ करवाया था, आधा गाना और आधा मैंने ख़ुद उसको कोरियोग्राफ किया था। बस कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक चीज़ डिसाइडेड थी, वो अच्छा और डिफरेंट होना था। कोरियोग्राफ करना थोड़ा बहुत मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था। आई नेवर वांटेड टू डू कोरियोग्राफी एंड ऑल, बट वो हुआ कुछ यूँ कि बिलाल को कुछ एक अलग चीज़ चाहिए थी, उनको ये नहीं चाहिए था। जो हमारी प्रोड्यूसर थे हमारा और बिलाल, इन्होंने मुझसे डिस्कस किया था कि हमें कुछ रोज़मर्रा का टाइप कुछ ऐसी चीज़, कुछ आइटम नंबर नहीं चाहिए, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर टू डू आइटम नंबर। ओके, दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर। वो रज्जो के कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो परफॉर्मेंस, दैट इज़ नॉट इवन आइटम नंबर। तो मैं करती भी नहीं अगर वो आइटम नंबर होता, तो इसीलिए उसको मैंने सूफीज़म की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया और उसको मैंने सूफ़ी वाला डांस क्रिएट किया उसको। ठीक है जी, शिकवे भी होते हैं, शिकायतें भी होती हैं, और जहाँ पर बड़ी मियारी फिल्में तैयार की जाती हैं तो ये छोटी छोटी सी यकीनन वाक़यात भी रूनुमा हो जाते हैं। जब प्रीमियर में आपका बड़ा खूबसूरत से कॉस्ट्यूम था, प्रीमियर की थोड़ी यादें हमें बताएं। लाहौर में जब प्रीमियर हुआ, बड़ा ग्रैंड प्रीमियर था, पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उसमें मौजूद थी, लाहौर के पाकिस्तान के नामवर अदाकार उसमें मौजूद थे, लेकिन उसमें भी आप थोड़ी थोड़ी से हमने महसूस किया कि आप थोड़ा सा पीछे थी या थोड़ा दबी हुई थी। तो कुछ या फिल्म का स्ट्रेस था या माहौल ऐसा था आपके दोस्तों का? मेरे उनमें से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है एक्चुअली। नोबडी इज़ माई फ्रेंड ओवर देयर, एवरीबडी इज़ माई कुलीग। क्योंकि एक दोस्त कहना इट्स समथिंग एल्स, टू बी अ फ्रेंड इज़ समथिंग एल्स। दे आर माई कुलीग्स, आई रिस्पेक्ट देम एज ह्यूमन, एज कुलीग्स, बट दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। मुझे कुछ भी नहीं था एक्चुअली, बहुत सडन था मेरे लिए। पहले भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपने बताया कि मैं बिज़नेस भी साथ में करती थी। तो दैट टाइम आई वाज डूइंग ओनली बिज़नेस, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन थोड़ा माहौल ठीक हुआ था हमारे मुल्क का, तो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग कि मैं ये चीज़ ठीक कर लूँ, वो चीज़ ठीक कर लूँ। सडनली दे अनाउंस्ड कि जो है ना मौला जट रिलीज़ हो रही है, क्योंकि पहले भी बीच में अनाउंस हुआ, फिर लॉकडाउन की वजह से हम रिलीज़ नहीं कर पाए। तो बस वो थोड़ा सा मैं मेंटली ऑक्यूपाइड थी, ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आप उस ऑक्यूपेशन से जो है बाहर निकल गई हो। खैर, बड़ी खूबसूरत सी फिल्म थी, और वो फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसके किरदार कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। तो प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और मौला जट पे तो हमने बात की, लेकिन अब ब्रेक के बाद जब हम सायमा से दोबारा बात करेंगे तो सुपर पंजाबी फिल्म जो कि रिसेंटली रिलीज़ की गई थी और सायमा ने उस पर एक मरकज़ी किरदार निभाया था, तो उसके हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का प्रोग्राम टी टाइम। और हमारी आज की जो मेहमान हैं वो अदाकारा सायमा बलोच हैं। और ब्रेक से जाने से कबल हम द लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम नई पाकिस्तानी फिल्म जो रिलीज़ की गई थी सुपर पंजाबी, उसके हवाले से बात कर लें। तो सायमा बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सायमा, सुपर पंजाबी फिल्म, आप
वैसे पंजाब से बिलोंग करती हैं क्योंकि आपका वो किरदार था, तो आप एक कहते हैं ठाते मारता समंदर जिसमें इंसान जो है बड़े खूबसूरती से और बड़ी अनथक मेहनत से जो है उन लहरों को एंजॉय कर रहा होता है, तो आपका किरदार कुछ इसी मानत था। तो मुझे बताएं मोहसिन के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? केमिस्ट्री वाला जो सवाल है ना, ये मुझे शुरू से समझ नहीं आता। बीइंग एन आर्टिस्ट हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि सामने कौन है। एक अच्छा आर्टिस्ट तो खाली दीवार को भी देख के परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे मेहनत करने में कोई भी कोई बुरी बात नहीं है कि इंसान मेहनत करे, कोई चीज़ नई चीज़ सीखे, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करे, अपने काम को और अच्छा करे। तो केमिस्ट्री वाज ओके, बट काम हमने अच्छा किया था। सही। अच्छा, आपका डांस सुपर पंजाबी में भी बड़ा खूबसूरत सा था, बड़ा ज़बरदस्त था। वो डांस आप, मुझे लगता है आपने बतौर साइमा बलोच उसको खुद बहुत एंजॉय किया, तो ऐसा था? नो नहीं था? नेवर। आई यूज टू डांस लाइक दैट ऑन शादीज़। जब बचपन में आपके घर में फैमिलीज़ में शादियाँ होती है ना, तो मैं सिर्फ शादी में डांस करने वाली एक इंसान थी। लोगों को लगता है कि मैंने वो क्लासिकल डांस सीखा है, मैंने बहुत सीखा हुआ। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ समथिंग कि मुझे शौक़ बहुत है। जैसे आपको मैंने अभी कहा कि मुझे मेहनत करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो जो स्टेप मुझे वहाब शाह ने करवाए थे, कोरियोग्राफ बाय वहाब शाह, उसमें से मुझे एक भी नहीं आ रहा था उस वक्त व्हेन आई स्टार्टेड रिहर्सल। तो मैंने उस परफॉर्मेंस को अपने कहाँ मैंने 27 दिन दिए मौला जट की परफॉर्मेंस को, सुपर पंजाबी की परफॉर्मेंस को 4 दिन। तो 4 दिन में इतना ही था। अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं उसको और ज़्यादा जो है ना सोल को निकाल के उसको परफॉर्म करती। वो परफॉर्मेंस मेरी सिर्फ एक समझे बॉडी की हद तक थी वो परफॉर्मेंस। आई एन्जॉय दैट, आई लाइक दैट, बट दैट वाज साहिबा, नॉट साइमा। इट वाज नॉट साइमा। अच्छा, साइमा से साहिबा? वो साहिबा थी। साहिबा। हाँ। तो किसकी साहिबा बनी थी आप? मोहसिन की साहिबा बनी थी, उनका नाम था सखी। सखी की, मोहसिन की नहीं। अच्छा, सखी की बनी। सही। तो सखी असल जिंदगी में भी या किरदार में सखी थे आपके साथ? आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट जज पीपल पर्सनल लाइफ कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ को जाके जज करूँ। दिस इज़ नॉट इवन राइट एज ह्यूमन हु आई एम टू जज समवन। ठीक है ना, इंसान खुद को देखे कि खुद क्या कर रहा है, दैट इज़ इनफ। दैट कम्स टू सही बात है। हमें दूसरों के किरदार को झांकने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लेकिन खैर, फिल्म की बात कर रहे हैं तो हम इसको ज़रा कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्कुल भी नहीं बनाते। लेकिन आपके साथ जो अदाकार थे उनकी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत सी थी जो कि मीडिया पर बड़ी गर्दिश भी की थी। तो उस हवाले से कोई आपस में कोई बातचीत, कुछ ऐसा कोई वाकया आपके साथ हुआ रोनुमा शूट के दौरान? कहीं वो गुस्सा हो गए हों आप पर किसी बात पर, या वो नाराज़ हो गए हों? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता। क्योंकि काम के दौरान हम लोग, ऐसा होता है कि अब एक तो हम ज़मीन पे भी बैठ जाते हैं, हम आर्टिस्ट ना, हम चप्पल उतार के डांस करना शुरू कर देते हैं, कांटे लग जाएं, पत्थर लग जाएं। ही वॉज गुड टू मी बीइंग एन ह्यूमन। वी स्पोक लाइक, हाँ आप कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी, आप ठीक है, हाँ ओके, दैट्स इट। तो उसमें कि वैसे सुपर पंजाबी में कितना टाइम लगा? और उसको जो इनिशिएट आपको किया जाना था उनके प्रोड्यूसर की जानिब से, तो उस वक्त आपने हामी कैसे भर ली? फ़ौरन भर ली थी? और लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद इसको फिल्माया गया था, या ये पुरानी पेंडिंग पाइपलाइन फिल्म थी उसके बाद आपने इस पर काम किया? नहीं, एक्चुअली ये मुझे बेस्ड ऑफ द रज्जो के कैरेक्टर के ही हिसाब से दे चूज मी, बिकॉज ऑफ रज्जो। और उस वक्त जो हाइप क्रिएट हुई थी मौला जट की, दे जस्ट साइन मी बिकॉज ऑफ बिजनेस। सही। कितने दिन में फिल्माई गई थी? कितने दिन में फरमाई गई थी? एक्चुअली मिस्टर अबू हिलिया इज़ द डायरेक्टर ऑफ सुपर पंजाबी एंड ही इज़ वेरी प्रोफेशनल पर्सन। द वे ही वर्क लाइक अमेजिंग। जितनी जल्दी वो फिल्म ख़त्म करते हैं, दैट्स अमेजिंग। 17 दिन में हमने प्रॉपर वो काम ख़त्म किया था, 17 डेज़। और देन लेकिन उससे पहले दे सेट के हमने 45 डेज़ पेपर वर्क किया हुआ था सारा। एक्चुअली दिस इज़ द वे टू मेक द मूवी कि आप 45 डेज़ अपना पेपर वर्क करें और आप शूट के दिन मैक्सिमम 25 दिन रखें, आप उसमें ख़त्म कर दें मैक्स, ठीक है। और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपने इसको एडिट करना, मतलब 6 मंथ इज़ द मैक्स टाइम टू क्रिएट अ मूवी एंड टू रिलीज़ इट। ये तो बहुत शॉर्ट टर्म में अगर हो गया, इसको अगर ओवरऑल बड़ी देखा जाए, बात है। पंजाबी शुक्र है अल्लाह का। पंजाबी फिल्मों
में काम करना, क्योंकि मौला जट जो है वो भी एक पंजाबी फिल्म थी और सुपर पंजाबी भी पंजाबी ही फिल्म थी, तो फिर दूसरी जो फिल्में हैं वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं? बात आप उसमें क्यों नहीं काम कर रही? अच्छा, यही सवाल था मेरा यहाँ पे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री थे, बट यहाँ पे अभी इस वक्त कोई ऐसी फिल्म बन ही नहीं रही। अगर होगी तो फिर आप करेंगी? ऑफ कोर्स, बिकॉज एक तो चीज़ हो गई है ना, दैट आई एम अ अच्छा, फिल्म लेकिन स्टार। पाकिस्तान में हमने देखा कि टैक्साली गेट लाहौर की पुरानी कह सकते हैं सकाफत से मुतल्लिक चीज़ों को उजागर किया गया। ऑफर्ड मी सम कैरेक्टर बट आई एम नॉट गोइंग टू डू द कैरेक्टर। अगर आपको ऑफर किया जाए पाकिस्तान में हीरा मंडी का किरदार या हीरा मंडी पे फिल्म बनाई जा रही हो और आपको ऑफर की जाए फिल्म, तो आप क्या करेंगी? संजय लीला बंसाली बनाएंगे उस फिल्म को। हो सकता है पाकिस्तानी कोई संजय लीला बंसाली आ जाए? पाकिस्तानी कोई संजय लीला है, क्योंकि कहानी लाहौर की है, एक्चुअल तो कहानी हो हमारी सकता है। है। चलिए वो भी छोड़े, नेपियर रोड पर अगर हो, नेपियर रोड की भी तो एक हीरा मंडी थी। व्हाट्स दैट? हाँ, ये भी एक आप पढ़िएगा, ये ना, जैसे लाहौर में एक हीरा मंडी थी, माय नॉलेज। जब जैसे लाहौर में एक हीरा मंडी थी वैसे एक नेपियर रोड कराची में एक रोड है बड़ी मशहूर, तो वहाँ पे कराची में तो आपको अगर ऑफर की जाए कराची में एक नेपियर रोड पे अगर फिल्म करे, तो बतौर बीइंग एन आर्टिस्ट आप उसको मना नहीं करेंगे? आर्टिस्ट, व्हाई वुड आई डू दिस? क्यों मना करूंगी मैं? अपने लाहौर की हीरा मंडी इंडिया ने उसको, हमारे पड़ोसी मुल्क ने उसको जो है उठाया है, उस पर फिल्म बनाई है, तो वाई वी आर नॉट, हम क्यों नहीं बना पा रहे? कभी आपने बीइंग एन आर्टिस्ट इस चीज़ को सोचा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ बैठ के? ठीक है, देखिए वो तो संजय लीला बंसाली जी की एक क्रिएशन है जो वो बहुत अच्छी लग रही है, अदरवाइज वो स्टोरी इज जस्ट लाइक ओके, सही है। बट ये तो सुनते आ रहे हैं कि हीरा मंडी था लाहौर में और ये वो, मैं तो वहाँ पे पज्जे के पाए खाने भी गई हूँ। स्पेशली आई वांटेड टू सी दैट प्लेस व्हेन आई वाज डूइंग, लाइक हम लोग जब हिजरत शूट कर रहे थे तो मैंने इनको कहा डबिंग के लिए, आई वाज इन लाहौर, तो मैं कहा मुझे उस जगह पे लेके जाएं जहाँ पे ये हीरा मंडी था, और तो दे सेट के वहाँ पे भज्जे के पाए मिलते, तो हम समझ, लेकिन वो तो अभी तो सब बंद हो गया है, सब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और अगर सवाल या मुझसे पूछते पर्सनली, अगर मैं इसका जवाब दूँ तो आई डोंट बिलीव इन पास्ट। एक वो पास्ट हो गया ना, एक हिस्ट्री है पिछले किसी ज़माने की, तो वी शुड मेक समथिंग कि हम फ्यूचर में अपने लाइक ह्यूमन जो एक इंसानियत है उसको फ़ायदा दे सकें, कुछ अच्छा करें जो हमारे लाइक नाव में रह के हम उस चीज़ को किसी को कुछ सिखा सकें, उसके लिए या तो हम अपने मुल्क में या किसी चीज़ में कोई फ़ायदा क्रिएट कर सकें। पर्सनली आई वांट टू डू दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। यकीनन फ़ायदा हो सके, अपने मुल्क को फ़ायदा हो सके, अपनी सकाफत को फ़ायदा हो सके, अपनी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके, और तमाम तर चीज़ों को इस लेवल पर इस तरीके से सामने जो है पेश किया जाए कि आपको अपने ऊपर भी जो है फ़ख्र महसूस हो और आपको ख़ुद भी फ़ायदा हो। तो जिस तरीके से ये साइमा ने कहा कि अगर बीइंग एन आर्टिस्ट कोई भी फ़िल्म अगर ऐसी ऑफ़र की जाती है जिसमें पाकिस्तानी सकाफ़त की अक्कासी की जा सके, तो यकीनन ये इनके लिए बाइज़ फ़ख्र होगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली, बीइंग अ पॉलिटिशियन अगर आपको कभी ऑफ़र किया जाए तो किस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का किरदार अदा करने पर फ़ख्र महसूस करेगी? बेनज़ीर जी। बेनज़ीर भुट्टो? हाँ, because the way she got died as human being was not right. ज़बरदस्त। यकीनन बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी इस्लामिक दुनिया, पाकिस्तानी नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, बेशुमार उनकी खिदमत, फिर उनकी लाजवाल कुर्बानी, तो उनका किरदार अगर निभाया जाए जैसे कि साइमा ने कहा, तो वो उसको उनके किरदार पर जो है एक फ़िल्म अगर बने तो यकीन किरदार अदा करने पर फ़ख्र महसूस करेंगी। बट मैं ऐसे ही नहीं करूँगी, पहले मैं रिसर्च करूँगी, मैं 5-6 महीने उस कैरेक्टर में रहूँगी, देन आई एम गोना डू। बिल्कुल, जब इतने बड़े जब लीडर होते हैं ऐसे नहीं तो कि बस आप मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा मैं बोलूँ कि मैं जाके बन रही हूँ बेनज़ीर जी, नो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मुझे उसको पूरा लाइक मुझे कम से कम अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो मुझे उसको कम से कम 6 महीने चाहिए उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। बिल्कुल, और ये प्रोफेशनल एक आर्टिस्ट की कह सकते हैं कि ये सलाहियत है, एक समझदारी होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब सामने उसको पेश किया जाता है तो उस पर एक रिसर्च वर्क जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत सी बड़ी अच्छी बातें जारी रहेंगी, लेकिन फिर मैं क्या करूँ, एक ब्रेक जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ब्रेक नहीं होगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? तो एक ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा से शामिल करते हैं और प्रोग्राम में ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और साइमा से कुछ मन चले और खूबसूरत से मज़ीद सवालात जो हैं उनकी खिदमत में पेश करेंगे। तो हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत सी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे साइमा के साथ, और साइमा से हमने ये भी पूछा कि साइमा को अगर ऑफ़र की जाए किसी पाकिस्तानी फ़ीमेल पॉलिटिशियन के हवाले से किरदार अदा करने से मुतल्लिक, तो साइमा ने इस पर जवाब दिया कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का किरदार निभाने पर वो यकीनन फ़ख्र महसूस करेंगी। लेकिन ये तमाम तर मामला जो हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए कि एक आर्टिस्ट जो है, एक फ़नकार जो है, जब भी कोई किरदार निभाता है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो यकीनन हमारे माशरती रवैयों की अक्कासी कर रहा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जहाँ पर हमारे आर्टिस्टों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हाल ही में ही हमने देखा कि बहुत सारे हमारे ऐसे फ़नकार हैं जो कि कहीं पर अगर रेड कार्पेट पर जाते तो उनको तनकीद का निशाना बना दिया जाता है। लेकिन इसके बाद बरक्स अगर देखा जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी आजकल हमने नहीं छोड़ा। हाल ही में एक अवार्ड शो मुनक्किद हुआ जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार जो हैं उन्होंने एक कॉस्ट्यूम ज़ेबतन किया, और वो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम था, फिर उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो आप क्या समझती हैं इस तरह से? हम समझते थे कि आर्टिस्टों के साथ ही शहरियों के रवैये बदल जाते हैं, तो हमारी आवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी नहीं छोड़ा, तो इस पर क्या कहेंगे? हमारी आवाम बेसिकली मेंटली तौर पे ना बहुत फ्री है, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देना कि हम क्या कर रहे हैं और हमें अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, ट्रस्ट मी आपके दिमाग में ना एक मिनट का भी टाइम नहीं होगा कि आप किसी और के बारे में सोचें, चाहे वो मिनिस्टर है या आपका पड़ोसी है। ये अपने घर के लोगों को नहीं छोड़, आपके पड़ोसी को नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी ये लोग गॉसिप करते हैं। फ्री माइंड है इनका, एंड दिस इज नॉट राइट। साइमा, ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? क्योंकि फारिग दिमाग है ना। अच्छा, कभी फारिग लोगों के पास ये चीज़। आप एक अदाकारा हैं, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाती होंगी तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो कहते होंगे मैडम एक सेल्फी से। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जो कि बड़ी चिपक जाते होंगे कि मैडम नंबर तो देकर जाओ। तो इस तरह का कोई फनी एलिमेंट अब तक आपके साथ कोई रुनुमा हुआ? एक्चुअली आई डो नॉट गो आउटसाइड इन पाकिस्तान। मैं नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं। शॉपिंग मेरी अम्मी करती हैं, मेरी भाभियाँ मेरी बहनें करके आती हैं, जो ईद की शॉपिंग होती है, चूड़ियाँ एंड ऑल। मैं इस तरह की जगह पे भी नहीं जाती। मैं कहीं जाती तो मास्क लगा के जाती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि हमारा मुल्क बहुत बुरा है, ठीक है, हमारे लोग बहुत बुरे हैं, हमारे लोग बहुत अच्छे भी हैं, बिकॉज वी हैव दैट नमाज वाला पार्ट जो है ना, अगर हम उसको रखें ना सिर्फ अपने अंदर पीसफुली, तो हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि 80% इज़ फाइन, 20% इज़ नॉट। बट हम सबको लेके ये तो नहीं कह सकते कि सब ही ख़राब है। कुछ हैं ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फ्री हैं, जिनको अपनी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि बस बैठे हुए हैं फारिग। कभी बीवी ने कुछ नहीं सुना होगा, कभी माँ ने डांट लिया होगा, कुछ कर लिया होगा, अब्बा ने घर से बाहर निकाल दिया होगा, तो बस फारिग का बैठ के यही करेंगे और क्या करेंगे ये लोग। उनसे मैं ये कहूँगी कि आप लोग खुदारा आप अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखने के लिए कोई काम करने, कोई ऑनलाइन जॉब करने, कोई बिजनेस करने, कुछ अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते आप लोग तो बुरा सोचना, यू डोंट हैव दैट राइट। अच्छा, इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए तो साइमा बलोच का आज के टाइम पे कॉम्पिटिटर कौन सी अदाकारा है? कंपटीशन वाला वर्ड है ना, वही गलत है मेरे लिए। मेरी एनर्जी ही ख़राब हो जाएगी अगर मैं कंपटीशन रखूँगी। एवरीबडी हैज़ देयर ऑन यूनिकनेस, अपने आप में वो हर कोई एक कुछ है। आई ऑलवेज कॉल्ड माई सेल्फ मैथड एक्टर, विच इज़ ऑलवेज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो मेरा कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। आई जस्ट वांट टू डू माय वर्क, माय जॉब टू बी डन इन अ गुड वे, इन अ प्रॉपर वे। अच्छा, रिसेंटली अभी एक बड़ी शादी हमारे पड़ोसी ममालिक में, बड़े एक बिजनेसमैन है, अंबानी फैमिली, और बड़ी पूरी दुनिया से फनकारों ने उसमें शिरकत की। अच्छा, आप क्या समझती हैं? बहुत सारे अगर पब्लिक रिव्यू लिया जाए तो लोग ये भी कहते हैं कि पैसा लगा रहा है तो अपना पैसा लगा रहा है और अपनी बेटी की खुशी के लिए पैसा लगा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहाँ पर गुर्बत हो और वहाँ पर इस तरीके की शोशा की जाए तो वो नाइंसाफ़ी की बात है। तो आप इसके हवाले से क्या समझती हैं? क्योंकि पाकिस्तान में भी तो इस तरह की लेविश शादियाँ होती होंगी, हो सकता है मंजर आम पर नहीं आती हो, या हो सकता है हम लोग उसको देखते ना हो या हाईलाइट नहीं करते हो, लेकिन अगर किसी की खुशी है और वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है तो वो उसका हक तो है। हाँ बिल्कुल है। अगर मैं दूसरे तरीके से जवाब दूंगी ना तो वो बहुत एक पॉलिटिकल जवाब हो जाएगा कि नहीं क्यों किया। देखें, फ़्लाइट में भी ये कहते हैं कि जब फ़्लाइट डूब रही है ना तो ऑक्सीजन आप सबसे पहले ख़ुद को लगाएंगे फिर किसी और को लगाएंगे। तो दिस इज़ समथिंग, इफ़ दे हैव थिंग दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, व्हाई नॉट। ये ज़िंदगी है, ठीक है, पैसा ना उन्होंने लेके जाना है ना, ये चीज़ उनके पास बहुत पैसा है शायद, राइट।
तो वो यूज कर लेंगे अपने लिए किसी भी तरीके से, उनके पास कपड़ों के लिए हैं, चीज़ों के लिए। बट मैंने साथ में ये भी सुना है कि वो बहुत चैरिटी भी करते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने exactly. बाकी अपनी साइड पे भी चीज़ें रखी हुई हैं, पर उसके बाद भी अगर कोई अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि ये सब तो यहीं पे रह जाना है, एक दिन कोई कुछ लेके थोड़ी जा रहा है साथ में, तो व्हाई नॉट लेट देम एंजॉय मैन। बिल्कुल, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, बदनिस्बत इसके कि हम दूसरों पर तनकीद करें और उनको भला बुरा भला कहें। अच्छा, शादी की बात हो रही है, तो शादी की जब बात होती है तो इंसान की अपनी जो शादी होती है उसके हवाले से भी यकीनन कुछ ख्यालात जो हैं वो दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। तो इतनी खूबसूरत अदाकारा हैं, काम भी बड़ा अच्छा कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी में कौन सा राजकुमार पाइपलाइन में है? पता नहीं, वो राजकुमार अभी तक मेरी ज़िंदगी में आया नहीं है। हो सकता है आ गया हो, आपको पता ना लगा हो। बस अल्लाह करे ऐसा कुछ हो। अच्छा, साइमा की ख्वाहिश कैसी होगी अगर कोई, जैसे कि आप गबरू नौजवान, खूबरू अदाकारा के लिए गबरू नौजवान अगर कोई ढूंढा जाए तो उसमें कौन सी एबिलिटी आप देखेंगे? लॉयल्टी एंड टू बी अ गुड ह्यूमन इंसान। देखें, अगर वो इंसान ठीक नहीं होंगे ना, तो वो जो एक शैतान वाला प्रोसेस है ना जो हर इंसान के अंदर है, एंड इफ़ द पर्सन इज़ नॉट अवेयर कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने जा रहा है, क्या बोलने जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल बीइंग। आई डू मेडिटेशन, आई डू योगा। मेरे लिए तो ये सब ऐसे बंदर माफिक लगता है। फिर अगर कोई ऐसे करता है तो मुझे फील होता है कि ये कोई मॉन्की है और द पर्सन इज़ ह्यूमन, दैट द पर्सन डू नॉट नो व्हाट द पर्सन इज़ सेइंग राइट नाउ, व्हाट द पर्सन इज़ गोइंग टू डू। तो शादी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी। लोगों ने मुझसे जब भी सवाल किया तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि जिस दिन सलमान खान की शादी होगी उस दिन मेरी शादी हो जाएगी। ना उन्होंने शादी करनी है, ना साइमा बलोच की शादी हो रही है, तो बस मतलब इनडायरेक्टली आपने बता दिया कि जो गबरू नौजवान था वो सलमान खान जैसा हो। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया कि वो बॉडी बिल्डर होगा ये वो। मैंने आपको ये कहा कि द पर्सन शुड बी लॉयल एंड टू बी ह्यूमन। ठीक है, ऐसा नहीं कि सलमान खान जैसा बॉडी बिल्डर ही होगा तो कुछ होगा। वो मैंने ये मिसाल हो भी जाए तो कोई गलत नहीं, वो मेरा नसीब। मैंने मिसाल दी है। एक्चुअली आई वांट टू बी एन रिच वाइफ, नॉट द रिच मैन्स वाइफ। यू गॉट दैट? बड़ी खुद अमीर हो के मैं कुछ होना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत कम कोई ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि इस तरीके की सोच रखती। बातें बहुत हैं साइमा, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया और प्रोग्राम को यकीनन इख्तिताम की जानिब भी हमें लेके जाना है। लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम एक छोटी सी एक्टिविटी मुनक्किद करते हैं। मुनक्किद क्या मतलब, उसका एक छोटी सी एक्टिविटी इस लिहाज से रखते हैं कि हम आपको कुछ नाम देंगे, कुछ पॉलिटिशियंस के, कुछ फनकारों के, और आपको उन नामों को एक वर्ड पर जो है वो डिफ़ाइन करना है। तो आप तैयार हैं फिर? I'm not ready, but you can ask. सही। अच्छा, पहला नाम हम आपको देते हैं फ़हद मुस्तफ़ा। क्या डिफाइन करना है उनको? कोई एक वर्ड उनके लिए। He is very hard working. वेरी गुड। हाफिज नईमुर रहमान। कौन है ये? He is a politician, very famous. I do not watch news. You know that I do not know about like cricket much and the politics. चलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं। मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची। कौन है ये? Are you serious? Yes, I am. I am serious. I don't know about politicians. चलिए कोई ऐसे नाम बताएं जो जाने पहचाने हो। हाँ बिल्कुल, शेख रशीद। उनको क्या नाम दूंगी यार? मुझे ना एक्चुअली इनके ना काम के बारे में पता है कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे डिड फॉर आवर कंट्री एंड ऑल एंड व्हाट दे वांट टू डू। हाउ कैन आई से समथिंग अबाउट देम व्हिच आई डोंट नो। आपने कभी सुना होगा उनके हवाले से, या कभी उनको देखा होगा, कभी इत्तेफाक हुआ किसी सियासतदान से? ये वही अंकल है जो आज शादी नहीं की जिन्होंने। ये वही है। देखा, बहुत अच्छा आपने क्लिक किया। ये वही बिल्कुल। तो अंकल आप शादी कर लें, ये ठीक था। जबरदस्त। अच्छा, महविश हयात। महविश हयात, she is very confident person, very she is, and she is down to earth as well. अच्छा, मथीरा। she is chill man, उनको दुनिया की परवाह ही नहीं है। she is amazing.
ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया साइमा बलोच, आपका बेहद शुक्रिया कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी ज़बरदस्त सी बातें आज हमने आपके साथ की, बड़े अच्छे पहलू को हमने उजागर भी किया, कुछ शिकवे शिकायतें भी आज हमने इसमें प्रोग्राम में शामिल की। लेकिन इस प्रोग्राम की अगर कंक्लूजन एक निकाला जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ इसका कंक्लूजन ये था कि काम करें, अच्छा काम करें और ऐसा काम करें जिससे मुल्क को फ़ायदा पहुंच सके, आपको फ़ायदा पहुंच सके और यकीनन पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में जो है वो रोशन हो सके। साइमा बलोच, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम का आज आप हिस्सा बनी। आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो से भी होंगे, चाहे वो फिल्म के होंगे, चाहे वो ड्रामे के होंगे, आप जो हैं उसमें अच्छा काम करेंगी। मुझे लगता है आप हमें कोई खबर भी देना चाह रही हैं प्रोग्राम के हवाले से। तो कोई है अपकमिंग कोई ऐसा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में? ठीक है, ओके, मैं ये ख़बर थोड़ा सा आपको दे देती हूँ। द खबर इज़ के आई एम गोइंग टू द शो एंड विच इज़ वेरी बिग शो ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, उसमें आप लोग मुझे देखेंगे और शायद देख भी रहे होंगे। तो मेरी इल्तिजा है कि मेरे लिए वोट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, बिकॉज आई वांट टू विन दैट शो। चले, हम उम्मीद करते हैं कि आप उस प्रोग्राम में भी कामयाबी के झंडे गा रहे हैं। अदाकारा साइमा बलोच, एक दफ़ा फिर आपका बेहद शुक्रिया। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्रोग्राम टी टाइम से अपने मेज़बान सैयद ज़ुबैर राशिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेक बात।